Welcome to the next topic, tools of annexation and expansion. Annexation किसको बोलते हैं? ऐड करने के लिए, मोर एंड मोर टेरिटरी को जब ऐड करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे annexation. तो annexation एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने कौन कौन सा टूल यूज किया, क्या क्या ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल किया कि उनका एरिया बढ़ते चला गया. उसमें से पहला क्या था? वॉर विथ नेबरिंग कंट्रीज. After having brought a major part of India under their control, the British fought numerous wars with the bordering countries. तो इंडिया का मेजर पार्ट उनके कंट्रोल में आ गया. अब ये आस पास के कंट्रीज से बहुत सारे वॉर्स फाइट किए. तो ये देखो, ये इंडिया का मेजर पार्ट जो है उनके कंट्रोल में है, करीब करीब सारा इंडिया का. कुछ जो ये जैसे कुछ प्रिंस वाले स्टेट्स हैं, जो कुछ छोटे मोटे स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट भी है लेकिन नाम के लिए इंडिपेंडेंट है. वो ब्रिटिश की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी वो साइन कर चुके हैं. तो ये करीब करीब पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में. अब छोटा छोटा पार्ट जैसे गोवा ये सब वो पोर्चुगल के अंदर है, लेकिन बाकी सारा चीज़ पुडुचेरी फ्रांस के अंदर है. मेजॉरिटी इनके इनके पास है. तो ये क्यों इतने सारे न्यूमरस वॉर, इतने सारे बॉर्डरिंग कंट्री के साथ इतना लड़ाई क्यों की है? बिकॉज दे फेल्ट इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग द बॉर्डरिंग कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस. वो अपने इन्फ्लुएंस में उनको लाना चाहते थे बॉर्डरिंग कंट्रीज को. क्यों? टू प्रोटेक्ट द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज फ्रॉम अदर वेस्टर्न नेशंस. तो उनको लगता था कि दूसरे वेस्टर्न नेशंस हुए, जैसे अफगानिस्तान हुआ, टर्की हुआ, यूरोप के अलग अलग नेशंस हुए, वो इंडिया को अटैक नहीं कर दें. तो वो तो ये एरिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अब इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. यहाँ देखो, बर्मा से कोई नहीं आ सके, नेपाल को कर लिए तो नेपाल से कोई नहीं आ सके, अफगानिस्तान को अटैक कर लिए तो अफगानिस्तान में वहाँ पे अपना फोर्ट बना सकते थे. तो ये एरिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. इंडिया सोने की चिड़िया थी, तो वो उसको बचाना चाहते थे. तो ये उस हर तरफ से अपना एक्सपैंड करके कंट्रीज को कैप्चर करना चाहते थे, ताकि दूसरे कोई कंट्रीज आके इसके टेरिटरी, जो नए नए अक्वायर टेरिटरी है, उनको प्रोटेक्ट उनको अक्वायर नहीं कर ले. ये उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे. दीज वॉर्स इंक्लूडेड द वॉर विथ नेपाल. नेपाल से 2 साल लड़ाई हुआ. एंग्लो बर्मीज, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, तो बर्मा से लड़ाई हुआ 21 ईयर्स. अफगान से लड़ाई हुआ 40 ईयर्स. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वॉर्स इनके चलते रहे और बहुत बार ये जीते भी. जैसे फॉर एग्जांपल शिमला, मसूरी, रानीखेत, ये सब जो था, इन्होंने नेपाल के रूलर से ये फाइट में वो जीत के वो ब्रिटिश के अंदर आ गए थे. तो ये एनेक्सेशन और एक्सपेंशन का ये चीज़ था. पहला लड़ाई किए तो टेरिटरी बढ़ गया. नाउ द सेकेंड थिंग वाज सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी. तो ये क्या था? वेरियस इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द ब्रिटिश. इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सुजेरेंटी. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट था वो इसका ब्रिटिश सरकार की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा. उसका अपना सरकार रह सकता है, लेकिन वो कोई फॉरेन ट्रूप्स नहीं ला सकता है. बाहर का कोई भी फॉरेन रिलेशंस करना चाहेगा तो उसको ये ब्रिटिश सरकार से पूछना पड़ेगा. तो सुज़ेरेंटी. तो इंडियन रूलर्स जो हैं ये ब्रिटिश लोग का सुज़ेरेंटी एक्सेप्ट कर लिए बिना किसी लड़ाई के, क्योंकि उनको लगता था कि हम लड़ाई करेंगे तो हम हार जाएंगे. द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी सिस्टम फॉलोड बाय लॉर्ड वेल्सी played a major role in British expansion, sometimes by force and sometimes without any war. तो बहुत बार बिना लड़ाई के लोग ने साइन कर दिया सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, और बहुत बार नहीं किया तो बाय फोर्स हम तुमको साइन करने के लिए बोले. ये ट्रीटी किसके बीच में साइन होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और इंडियन रूलर के बीच में. According to the terms of this treaty, the Indian ruler had to allow the permanent stationing of British troops in his state to protect him from his enemies. तो ये ट्रीटी क्या कहता था कि जो किंग इसको साइन करेगा उसको अब ब्रिटिश ट्रूप को परमानेंटली रहने का जगह देना पड़ेगा अपने स्टेट में. क्यों देना पड़ेगा? ये ब्रिटिश ट्रूप इस किंग को प्रोटेक्ट करेंगे. किंग अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? किंग ब्रिटिश ट्रूप प्रोटेक्ट करेंगे. और इसको इसका खर्च कौन देगा? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप कौन देगा? ये इंडियन रूलर. तो ब्रिटिश को तो कोई खर्च नहीं हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोल्जर्स रख सकते हैं, और सारा कॉस्ट किसको दे देंगे? इंडियन रूलर को दे देंगे. तो ये इस पर्टिकुलर पॉलिसी से
बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से इनका एक्सपेंशन हुआ। He was not allowed to employ any independent non-British troop. तो जो किंग था वो कोई भी नॉन ब्रिटिश ट्रूप इंडिपेंडेंट नहीं अलाउ कर सकता था। इसका मतलब कि जो भी ब्रिटिश सरकार अप्रूव किया है उसी को कर सकता था एम्प्लॉय। ही वॉज टू कंसल्ट द ब्रिटिश रेसिडेंट, उसको ब्रिटिश रेसिडेंट से कंसल्ट करना था। कौन था ये ब्रिटिश रेसिडेंट? कौन था वो? ब्रिटिश का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसको ध्यान देना था कि बस ब्रिटिश का इंटरेस्ट आगे बढ़े। और ब्रिटिश का इंटरेस्ट क्या था? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो किंग को ब्रिटिश रेसिडेंट से कंसल्ट करना है, और ब्रिटिश रेसिडेंट का काम क्या था कि बस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रॉफिट को आगे करते चला जाए। Thus, the ruler signing the subsidiary alliance treaty became dependent upon the British for his protection, and the British were able to employ a large force paid by the Indian rulers. तो जो भी रूलर इसका साइन किया ये ट्रीटी को, उसको क्या करना है? वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोटेक्शन के लिए। वो बाहर से दूसरे नॉन ब्रिटिश फोर्स को ला भी नहीं सकता है, किसी को भी नहीं ला सकता है, किसी से मदद भी नहीं ले सकता है। और ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रूलर उसका पेमेंट दे रहे हैं तो वो लार्ज फोर्स रख सकते हैं। अब ये लार्ज फोर्स वो बाद में अगर किंग की बात नहीं मानेगा तो किंग को हटाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। डिड यू नो ब्रिटिश क्या ऑब्टेन किए? हमने बात किया था जब ये नेपाल और इंग्लिश का वॉर हुआ तो शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, ये रूलर ऑफ नेपाल से 1816 में इन्होंने छीन लिया, ऑब्टेन कर लिया। और इन्होंने इसको डेवलप देम एज हिल स्टेशंस एंड समर कैपिटल्स। आज भी हम लोग ये हिल स्टेशन जैसे ये सब चीज़ें को यूज़ करते हैं। द इम्पोर्टेंट स्टेट्स विच साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेट थे जिन्होंने ये साइन किया था? हैदराबाद ने साइन किया, अवध, मैसूर, मराठास, हम लोग यहाँ पे बात किए हैं मराठास, अदर मराठा चीफ्स ऑल्सो एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, द राजपूत अमंग अदर। एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब। अब सिंध और पंजाब का एनेक्सेशन करके ब्रिटिश डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ला रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। After having brought the major Indian states under their influence through the subsidiary alliance system, British wanted to bring them under direct control through annexation. अब मेजर इंडियन स्टेट्स जो है उनके इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, आइदर पहले डायरेक्टली है उनके अंदर है या सब्सिडरी अलायंस के थ्रू है। लेकिन अब ब्रिटिश यहाँ पे अब सब्सिडरी अलायंस नहीं चाहते हैं, अब ब्रिटिश चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो, मतलब उनके टेरिटरी में डायरेक्टली ऐड हो जाए। लॉर्ड वेल्सली जो थे, he again played a major role in this process. Sindh, although a loyal state, was annexed in 1843 because of the fear of Russian attack from the west. तो ये सिंध था, तो सिंध ये ब्रिटिश का रॉयल स्टेट था, इसने भी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन किया हुआ है। इससे कोई ऐसे हार्म नहीं था ब्रिटिश सरकार को, लेकिन ब्रिटिश को था कि इस तरफ से रशियन अटैक कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली इसको अपने कंट्रोल में ले लिए, तो इट वाज अनेक्स्ड। अब इसको यहाँ का रूलर का अब वैल्यू नहीं रह गया, अब ब्रिटिश इसको डायरेक्टली रूल कर रहे थे। Punjab, a powerful state in the west, was annexed by Lord Dalhousie after the two Anglo-Sikh wars between 1843 and 1849. अब 1843 और 1849 में क्या हुआ? दो लड़ाई हुआ इंग्लिश और सिख के बीच में, तो उसके बाद इन्होंने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया, पंजाब में भी डायरेक्टली रूल करने लग गए। यंग रूलर ऑफ पंजाब दलीप सिंह, son of powerful ruler Ranjit Singh, was pensioned off to England with his mother रानी जिंदन। तो जब ये वॉर इन लोग जीत गए तो उसका जो रूलर था रंजीत सिंह का बेटा जो था, ये सोचे कि और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको इंग्लैंड भेज दिए, और किंग्स को पेंशन देते थे, तो इसको अपनी मदर के साथ इंग्लैंड भेज दिए। तो अब पंजाब में कोई लीडर नहीं रह गया और इनका डायरेक्ट रूल अब स्टार्ट हो गया। अब अगला पॉलिसी क्या था? तो वॉर विथ नेबरिंग कंट्रीज हो गया नंबर 1, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी हो गया नंबर 2। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी में हम लोग ये देखें कि वो डायरेक्टली एनेक्स भी करने लग गए। अब नंबर 3 हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जाते हैं। तो लॉर्ड डेलहाउसी यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू फर्दर कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड सिक्योर अ सेफ एंड लार्जर मार्केट।
तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी यूज की? डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स टू फर्दर कंसोलिडेट मतलब अपना पोजीशन को और स्ट्रांग करना। तो ये कंपनी के पोजीशन को और स्ट्रांग करते गए ताकि एक सेफ और बड़ा मार्केट मिल सके। अब ये पॉलिसी क्या कहता था कि व्हेन द रूलर ऑफ अ सब्सिडियरी स्टेट, जो लोग ये अलायंस साइन कर चुके हैं, दे डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर। अब उनका मतलब उनके नेचुरल, जिसको नेचुरल मेल हेयर नहीं होगा, जिसको नेचुरल बेटा नहीं होगा, अडॉप्टेड नहीं हो सकता है, जब तुम्हारे अपना खून नहीं होगा, अपना बच्चा नहीं होगा, तो उसका स्टेट वो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार टेक ओवर कर लेगी। इस पॉलिसी से उन लोगों के मांडवी, कोलाबा, जलाउन और सूरत बिटवीन 1839 एंड 1843 उसका टेक ओवर इन्होंने कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। However, Dalhousie followed this policy more vigorously. तो ये पहले भी ये पॉलिसी फॉलो हो रहा था, जिससे ये सारी चीज़ अप्लाई हो चुकी थी, लेकिन डलहौजी इसके पीछे बहुत बहुत लग गया, इसको बहुत विगरसली इसको फॉलो किए। द स्टेट्स दैट वर एब्जॉर्ब इनटू द ब्रिटिश एम्पायर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी इसके बाद जो कौन कौन से स्टेट डॉक्ट्राइन, ये चारों के अलावा कौन कौन से स्टेट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ब्रिटिश एम्पायर में एब्जॉर्ब हो गए? सतारा इन 1848, जैतपुर एंड संबलपुर इन 1849, उदयपुर इन 1852, नागपुर एंड झांसी इन 1854। अवध was taken over in 1856 on charge of maladministration। मतलब इन्होंने अवध के राजा के ऊपर क्या चार्ज लगाया? मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि तुम ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो और तुम्हारा गवर्नेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो इन्होंने अवध को भी टेक ओवर कर लिया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कितने स्टेट्स इन लोगों ने टेक ओवर कर लिए? मांडवी, कोलाबा, जलाउन, सूरत, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, और अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस के चार्ज पे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध, कॉन्क्वेस्ट अगेन मतलब मिलिट्री से, फोर्स से ले लिए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध ब्रॉट ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं, देखो अवध यहाँ पे था, अवध का भी टेक ओवर कर चुके हैं, तो ये पूरा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंडिया के ऊपर। तो ये मैप है 1856-7 के आसपास का है। ये बुक में जो मैप दिया हुआ है ये भी मोरलेस एग्जैक्टली सेम है, ये 1856 का है। ये देखो ब्रिटिश टेरिटरी है, कुछ कुछ जो एरियाज हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, लेकिन वो भी उनके पास डायरेक्ट पावर नहीं है, वो भी ब्रिटिश के अंडर ही हैं। सारे स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके हैं। दो देयर वर अबाउट 600 माइनर प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे 600 माइनर प्रिंसली स्टेट्स थे, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट आइदर, वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं थे लेकिन इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। सच प्रिंसली स्टेट्स वर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, वो हमने बात किया है, अलायंस ट्रीटी साइन किए हुए हैं, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर है, एंड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। तो नाम के लिए तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तुम मेरे गुलाम हो, मेरे एरिया में रहते हो, क्योंकि तुम्हारा सारा प्रोटेक्शन हम ही दे रहे हैं। लेट्स गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वंस द ब्रिटिश established their control over a large part of India, अब ये इनका कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पे स्टैब्लिश हो गया। अब उनको एक तरीका निकालना है इंडिया को अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उनको एडमिनिस्टर करना है, कंट्रोल करना है इंडियन एम्पायर को, बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी केप्ट ऑन चेंजिंग, their goal remained the same, to increase the policy of the company and established effective control over the Indian territories। तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बदलते रह गए, तो उनके लिए बदलते रह गए, लेकिन गोल क्या था? एक ही गोल था कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते चला जाए और जितने भी टेरिटरीज हैं उसके ऊपर मेरा कंट्रोल बहुत अच्छे से रहे। Thus an administrative structure was devised and developed to fulfill these goals। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया ताकि इनका गोल फुलफिल किया जा सके। अब उसके बारे में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो establishing control through acts of the parliament, we'll start with this topic in the next class।